हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने सेक्शन 1 से लेकर 10 तक डिस्कस कर लिया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 11 से लेकर 25 तक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, अगर चेक के अंदर अमाउंट इन वर्ड्स अलग है और इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अलग है तो उन दोनों में कौन सा मान्य होगा। ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। हमारा आज का मेन फोकस होगा सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 25 तक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 हमारी बात करता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट, अब वो कौन से इंस्ट्रूमेंट इनलैंड कहे जाएंगे। अब इनलैंड का मतलब हो गया हमारी अपनी ज़मीन पर, घर का माल घर के अंदर। इनलैंड मतलब इंस्ट्रूमेंट इशू कहाँ हुआ, इंडिया में, और कहाँ पर पेबल होगा, इंडिया में। मतलब इंडिया की बात इंडिया के अंदर। देखते हैं सेक्शन 11 इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। देखो, अब प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, कोई भी चेक हो सकता है जो कि ड्रॉन, इशू और मेड इन इंडिया। चाहे ड्रॉ हो, चाहे मेड हो, चाहे इशू हो, कहाँ पर हुआ है, इंडिया के अंदर। और मेड पेबल, जिसकी पेमेंट भी कहाँ पर होगी, और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, किसी भारतीय नागरिक को ही उसकी पेमेंट होगी। तो क्या होगा, शैल बी डीम टू बी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाया जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाएगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। ए, कोई मिस्टर हैं दिल्ली वाले। बी, कोई मिस्टर है बॉम्बे वाले। अच्छी बात है, दोनों भारतीय हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अब ए को 5 लाख रुपए भेजने थे, तो क्या किया, ए ने क्या किया, खाते में चेक जमा करवा दिया। बी का बैंक था एसबीआई, तो ए ने दिल्ली की एसबीआई में जा करके वो चेक वाली स्लिप भर दी, या चेक के पीछे इनका बी का अकाउंट नंबर लिख दिया। उसके पीछे अकाउंट नंबर लिख दिया और वो चेक जमा कर दिया एसबीआई में। अब एसबीआई वालों ने क्या किया, इनकी ब्रांच में वो पैसे जमा कर दिए। जब हम चेक जमा करते हैं आपको प्रोसीजर पता होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो ड्रॉवर था दिल्ली का था, इंडियन था। ये कौन हुआ, ड्रॉवर, जिसने चेक इशू किया था 5 लाख का, किसके नाम पर, बी के नाम पर। तो ये कौन हुआ, ड्रॉई। यहाँ तक की बात समझ में है। अब ये भी इंडियन है, इंडिया का पैसा इंडिया में गया, तो ये हम बोलेंगे क्या हुआ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हुआ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर मैंने खाली चेक का एग्जांपल लिया है, आप चाहो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी एग्जांपल ले सकते हो, आप चाहो तो प्रोमिसरी नोट का भी ले सकते हो। लेकिन इसमें हमें बात ध्यान क्या रखनी है, इशू करने वाला भी इंडिया के अंदर इशू करेगा, पेमेंट रिसीव करने वाला भी इंडिया के अंदर पेमेंट रिसीव करेगा। सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, इंडिया की बात इंडिया के अंदर, घर की बात घर के अंदर। इनलैंड हो गया। अब हम देखते हैं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब अगर हम बात करें फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की, जो कि हमें बात कहता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या कहता है, सॉरी सेक्शन 12, सेक्शन 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन, नॉट सो मेड, नॉट सो पेबल, कहां पर, इन इंडिया। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो भारत में पेबल नहीं है, भारत में नहीं बने हैं, भारत के बाहर बने हैं, भारत के बाहर उनकी पेमेंट होगी, तो वो सभी इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होंगे। मतलब इंडिया के अंदर इशू होने वाले और इंडिया के अंदर ही पेमेंट होने वाले, वो तो हो गए इनलैंड। आई फॉर इन फॉर इंडिया, इन फॉर इंलैंड। और अगर वो इंस्ट्रूमेंट भारत के बाहर इशू हुए हैं, भारत के बाहर उनकी पेमेंट हुई है, तो वो हो जाएंगे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। यहां तक की बात समझ में आती है।
घर की बात घर के अंदर सेक्शन 11 इनलैंड, बाहर की बात फॉरेन सेक्शन 12। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसमें हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझना है। सेक्शन 11 इनलैंड, सेक्शन 12 फॉरेन, यहाँ तक की बात समझ में। अब हमारी एक क्वेश्चन उठता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है। दोबारा अपना क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, तो वो दे रखी है हमें सेक्शन 13 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। क्या दे रखी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होता है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस कोई भी प्रॉमिसरी नोट हो, कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, कोई भी चेक हो, या कोई भी ऑर्डर हो बियरर का। अब ये बियरर क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। जब उस प्रॉमिसरी नोट पे या उस कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर होता क्या है, उसमें लिखा होता है बियरर, लिखा होता है कि पेबल टू बियरर। मतलब ये हो गया, अगर मेरे हाथ में वो है, अगर मेरे हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है और मैं उसको लेके चला गया, उसमें लिखा हुआ पेबल टू बियरर, मतलब जिसके हाथ से ये पाया जाए उसको ये पैसे दे दिए जाए। मैं वो इंस्ट्रूमेंट लेके पहुंच गया, अब मैं बियरर हूँ, मेरे हाथ में वो है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उस इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पर, उस बियरर के बिहाफ पर मेरे को उसके पैसे मिल जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई। तो मतलब इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, कोई भी प्रोमिसरी नोट हो गया हमारा, कोई भी हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, और कोई भी हमारा चेक हो गया, जो कि पेबल होगा किसी स्पेसिफिक आदमी को। अब जैसे हम चेक बनाते हैं, हम चेक बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखा होता है ना पे, और यहाँ पे ब्लैंक होता है, इसमें हम नाम लिख देते हैं, सपोज एक्स वाई आदमी को लिखना है, फिर हम अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट इन वर्ड्स में भी लिखते हैं, यहाँ पे साइन मार देते हैं। ये बात समझ में आई। अब जैसे हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख दिया, तो ये क्या माना जाएगा कि इस एक्स वाई जेड को ही अब ये पेमेंट होगी, एक्स वाई जेड के खाते में ही पेमेंट होगी। लेकिन अगर इसकी जगह हमने लिख दिया बियरर, अब हालांकि चेक में बियरर नहीं होता, अब मान लो ये एक प्रॉमिसरी नोट है, इसके अंदर लिख दिया पे टू बियरर, तो बियरर कौन, जिसके हाथ में वो उस समय पर पाया जाएगा। अगर मेरे से ये गिर गया, किसी और ने उठा के ले लिया और उसमें लिखा हुआ बियरर, और वो पेमेंट लेने पहुंच गया, तो उसको मिल जाएगी। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं आगे बात, इसकी देखिए एक्सप्लेनेशन। अगर हम देखें इसकी एक्सप्लेनेशन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कहता है, वन, अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक is payable to order which is expressed to be so payable, which is expressed to be so payable to a particular person, किसी स्पेसिफिक आदमी को। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा होता है पे और नाम, जब हमने इसके ऊपर नाम की एंट्री कर दी, तो उस आदमी को ही पेमेंट होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है। एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर, indicating an indication that it shall not be transferable। अब ये चेक भी क्या होते हैं, इन चेक्स में भी कुछ लिखा होता है। अब ऐसा लिखा होता है कि ट्रांसफरेबल इन दिल्ली ओनली, ट्रांसफरेबल इन होल इंडिया। अगर वो दिल्ली का ही चेक है तो वो दिल्ली में ट्रांसफर होगा, उसको हम बॉम्बे नहीं भेज सकते। ये कौन कौन से चेक होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो आप। अब कोई कोई चेक ऐसे होते हैं जो पूरे इंडिया में वो यूजेबल होते हैं, तो उस चेक को चाहे हम दिल्ली से इशू करें और बॉम्बे वाली ब्रांच में डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चेक ऐसे होते हैं जो उस स्टेट के अंदर ही एप्लीकेबल होंगे, उसको हम बाहर नहीं कर सकते। तो इसमें इतनी बात लिखी है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि भैया इसकी ट्रांसफ़र खाली दिल्ली दिल्ली में ही होगी, या इसकी ट्रांजेक्शन खाली दिल्ली दिल्ली में होगी, तो वो उसको हम बॉम्बे नहीं कर सकते, उसको हम राजस्थान नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा, नॉट ट्रांसफरेबल होगा। ये बात क्लियर है।
अब हम देखते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन 2। अ प्रॉमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक इज पेबल टू बियरर। जब कभी नाम ना लिखा हो, उसमें लिखा हो सिर्फ बियरर, धारक, विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल on which the only the last endorsement is endorsement in blank। मतलब अंत में जिसके हाथ में भी वो पेपर पाया जाएगा, जिसके हाथ में भी वो इंस्ट्रूमेंट पाया जाएगा, उसको पेमेंट कर दी जाएगी। लास्ट लिखा है यहाँ पे, मेरे से गिरा किसी ने पकड़ लिया, उसके से भी गिरा किसी ने पकड़ लिया, अंत में जो वो लेके पहुंचेगा ना उसके पास कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, लिखा हुआ है बियरर, जिसके पास ये पेपर पाया जाए उसको पेमेंट कर दी जाए। अब कोई भी ले जाओ, पैसे ले जाओ। तो यहाँ पर ये बात है बियरर की। अब हम बात करें एक्सप्रेशन 3 की। वेयर अ प्रोमिसरी नोट, वेयर अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और वेयर अ चेक, आइदर ओरिजिनली और बाय एंडोर्समेंट, इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन and not to him or his order, is nevertheless to pay him his order or his option। मतलब जिसमें ये लिखा जाए ना कि खाली इसी आदमी को पेमेंट करनी है, इसके अलावा किसी को नहीं करनी, तो उस केस के अंदर पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी को होगी, चाहे वो अपनी अथॉरिटी दे दे किसी और को, लेकिन जिसको अथॉरिटी दी उसको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक आदमी का नाम लिखा हुआ है कि भैया इसमें नाम लिखा हुआ है इसका, ये आएगा तो पेमेंट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं इसका क्लॉज 2। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेबल टू टू और मोर पेई जॉइंटली। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो या उससे ज्यादा आदमियों के लिए भी बन सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई एक ऐसा चेक है जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्स वाई जेड के लिए और ए बी सी के लिए, दोनों के लिए बनेगा, तो ऐसा भी बन सकता है। और इट मे बी पेबल इन द ऑल्टरनेटिव टू वन ऑफ सम ऑफ सेवरल पेज। मतलब एक चेक से हम कई सारे पेज की भी हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन से पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि क्या एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से हम दो या दो से ज़्यादा पे की पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ बात लिखी है हमारी? सेक्शन 13 क्लॉज 2 के अंदर। आपको खाली इतनी बात याद रखनी है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से दो या दो से ज़्यादा पे की हम पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 14, जो कि बात करेगा नेगोशिएशन की। सेक्शन 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेक्शन 14 नेगोशिएशन। क्या होती है नेगोशिएशन, देखते हैं। व्हेन अ promissory note, when a bills of exchange, when a check is transferred to any person। हमने चेक जमा करवाया बैंक के अंदर और वो चेक उस आदमी के बैंक तक पहुंच गया। ठीक है, एज सो एज टू कंस्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर देयर ऑफ। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड। या इसको हम ऐसे समझ लें, ये चेक मैंने इशू कर दिया मिस्टर एक्स वाई जेड के नाम पर, और मैंने एक्स वाई जेड को दे दिया ये चेक कि भाई ये चेक ले जा और इसमें से अपनी पेमेंट निकाल ले। अब जैसे ही इसके पास ये चेक पहुंच गया, तो ये कौन बन गया? होल्डर बन गया उस चेक का। ये उस चेक का होल्डर बन गया। और हम कहेंगे अब ये जो चेक है ये क्या हो गया? ये नेगोशिएट हो गया। मैंने एक चेक एक्स वाई जेड के नाम पर बनाया और वो चेक बना करके एक्स वाई जेड के हाथ में दे दिया, भाई अब ये चेक ले जा और उसमें से तू अपनी पेमेंट निकाल लियो, जो भी इसके अंदर मेंशन मैंने कर रखी होते, उससे ज़्यादा मिलेगी नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो चेक उसके हाथ में दे दिया, तो अब वो उस चेक का कौन बन गया? एक्स वाई जेड, होल्डर बन गया। और जैसे ही मैंने ये चेक दे दिया, तो ये चेक क्या हो गया? ये चेक हो गया नेगोशिएट। मैंने अपने पार्ट पे काम पूरा कर दिया। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 15।
अब इंडोर्समेंट देखते हैं क्या होती है। व्हेन अ मेकर, जो चेक बना रहा है, ड्रोवर, होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हमने क्या दिया, चेक दिया था, साइन द सेम, अदरवाइज देन एज सच मेकर फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन on the back of the face thereof or on the slip of the paper annexed thereto, or so sign for the same purpose as stamp paper intended to be completed as negotiable instrument, he is said to endorse the same and called endorser. ये चेक है, ये चेक बना दिया मैंने, किसके नाम पे, एक्स वाई जेड के नाम पे, बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसमें साइन कर दिया। अब क्या होगा, ये चेक मैंने दे दिया किसको, एक्स वाई जेड को। अब ये चेक एक्स वाई जेड ने बैक पेपर पर चेक के पीछे अपने साइन करके किसको दे दिया, एबीसी को। तो यहां पर हो गई इंडोर्समेंट। कैसे, अब ये जो चेक मैंने इशू किया था एक्स वाई जेड के नाम पर, वो इसने क्या किया, एक्स वाई जेड ने अपने उधार उतारने के लिए एबीसी को दे दिया। मतलब जो पेमेंट मेरे को एक्स वाई जेड को करनी थी, अब वो मैं पेमेंट किसको करूंगा, एबीसी को करूंगा। लेकिन उससे पहले एक्स वाई जेड मेरे को इन्फॉर्म करेगा कि मैंने इंडोर्समेंट करी है। अब जो पैसे मेरे खाते में आने से तेरे से, अब वो पैसे किसके पास जाएंगे, एबीसी के पास जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्स वाई जेड है या जो मैं हूं, मेरे को उस चेक के पीछे साइन करने पड़ेंगे, या एक्स वाई जेड को उस चेक के पीछे साइन करने पड़ेंगे, और ये लिखना पड़ेगा कि एंडोर्स टू एबीसी। एंडोर्समेंट का मतलब ये हो गया कि वही सेम चेक एक आदमी से ट्रांसफर होकर दूसरे ट्रांसफर को जा रहा है, दूसरे आदमी को जा रहा है। उसके अंदर क्या करेगा, जो होल्डर ऑफ द चेक होगा उस टाइम पर, वो उसके पीछे साइन करके और लिख देगा एंडोर्स टू दिस। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम देखते हैं, और जो इस काम को करेगा, अब चाहे वो मैं हूं चाहे वो एक्स वाई जेड हो, वो कहला जाएगा एंडोर्सर। और जिसके नाम पर हम कर रहे हैं वो होगा एंडोर्सी। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं एंडोर्सी और एंडोर्सर, हमने देखा। अब एंडोर्समेंट इन फुल और एंडोर्सर इन ब्लैंक, क्या बोला मैंने, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और एंडोर्समेंट इन फुल। अब अगर हम बात करें इंडोर्समेंट इन फुल और इंडोर्समेंट इन ब्लैंक होते क्या क्या है, इनको देखते हैं एक एक करके। इफ द इंडोर्सर साइन, इंडोर्सर कोई भी हो सकता है, मैं या जिसके जो होल्डर है वो, साइन हिज नेम ओनली, अगर उसने सिर्फ अपना नाम लिखा है, द एंडोर्समेंट इज सेड टू बी ब्लैंक। अगर उस एंडोर्समेंट में सिर्फ उसका साइन है, एंडोर्स का, एंडोर्सर का सिर्फ साइन है, तो वो होगा एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं। और इफ ही एड्स अ डायरेक्शन टू पे द अमाउंट मेंशन इन द इंस्ट्रक्शन, अब उसने अगर ये भी लिख दिया कि इतना अमाउंट इस आदमी को पे किया जाएगा, तो वो हो गया एंडोर्समेंट इन फुल, क्योंकि उसके अंदर उसने पूरी जानकारी दे दी कि ये पैसा इस आदमी को इस तरीके से दिया जाएगा। तो ये हो गया एंडोर्समेंट इन फुल। लेकिन अगर मैंने सिर्फ क्या किया, चेक के पीछे साइन कर दिए, या जो होल्डर ऑफ चेक है उसने सिर्फ चेक के पीछे साइन कर दिए, तो वो हो गया एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। यहाँ पर बात समझ में आती है। और टू द ऑर्डर और टू द स्पेसिफाइड पर्सन द एंडोर्समेंट इज सेड टू बी फुल। अब फुल के अंदर क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को हम पेमेंट करेंगे, किसी स्पेसिफिक पर्सन को हम ऑर्डर करेंगे। लेकिन इंडोर्समेंट ब्लैंक के अंदर हम सिर्फ अपना साइन कर देंगे और लिख देंगे टू सी, टू डी, या जो भी आदमी है, कुछ हम स्पेसिफिक नहीं करेंगे। जहां पर हमने सिर्फ साइन किया वो इन ब्लैंक, और जहां पर हमने पूरी दे दी, डायरेक्शन दे दी, उस आदमी का नाम दे दिया, तो वो हो गया इन फुल। यहां तक बात क्लियर है। द पर्सन सो स्पेसिफाइड, जिस आदमी के बारे में हम बताएंगे इसको पेमेंट करनी है, वो हो गया इंडोर्सी। मतलब ये कर देंगे ना, इंडोर्समेंट टू सी, इंडोर्समेंट टू सी। तो ये जो सी है इसको पेमेंट जाएगी अब हमारी, तो ये हो गया इंडोर्सी, सी हो गया इंडोर्सी। यहां तक की बात क्लियर है।
द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू पे शैल अप्लाई विद द नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द इंडोर्सी। मतलब ये है कि अगर हमने एक बार एंडोर्समेंट कर दी तो इंडोर्सी द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू पे शैल अप्लाई। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इंपॉर्टेंस पेई की थी, जो रोल पेई का था, जो अधिकार पेई का था, वो सारे के सारे अधिकार किसको मिल जाएंगे? इंडोर्सी को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी के नाम पे तो हम चेक इशू कर रहे हैं, इसी के नाम पे तो हमने जो हमारा पहले वाला चेक था वो ट्रांसफर किया था इंडोर्समेंट करके। तो अब जो पेई उस टाइम पे एक्स वाई जेड था, अब वो पेई एक्स वाई जेड ना हो करके ये एंडोर्स ही हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहता है एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्टिट्यूट आइदर एज अ प्रोमिसरी नोट, आइदर एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन treat it as either in the instrument shall be henceforward treated accordingly। अब कोई भी ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, लेकिन यहाँ पर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट चेक नहीं होगा। ठीक है? अब कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया या कोई भी प्रोमिसरी नोट बना दिया, अब जो उसका होल्डर होगा वो उसकी प्रायोरिटी पे रहेगा कि वो इसको किस तरीके से ट्रीट करे। चाहे तो वो उसको प्रोमिसरी नोट की तरह ट्रीट कर ले, चाहे वो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट कर ले। अब ये प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये मैंने आपको ऊपर बता रखा है। आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और इस सेक्शन 17 में सिर्फ इतना क्या रखा है कि जिसके नाम पर वो चेक कर रहा हूँ, जिसके नाम पर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या जिसके नाम पर वो प्रोमिसरी नोट इशू हुआ है, वो उसके अब प्रायोरिटी पे आ गया है कि वो इसको किस तरीके से यूज़ करे, इसको किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करे, या इसको आगे किस तरीके से ट्रीट करे। कौन? जो इस प्रोमिसरी नोट का, जो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का होल्डर है। होल्डर कौन होगा? जिसके नाम पे वो इशू होगा। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखेंगे सेक्शन 18। सेक्शन 18 हमें कहता है कोई एक ऐसा चेक है जिसके अंदर हमने अमाउंट लिखा, इन वर्ड्स हमने कुछ और अमाउंट लिखा, और न्यूमेरिकल फिगर्स में हमने कुछ और अमाउंट लिखा, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे सेक्शन 18 के अंदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक चेक है, पे, मैंने बना दिया इसके लिए। अब यहां पर अमाउंट डालनी पड़ती है हमें इन वर्ड्स। अब मैंने यहां पे तो लिख दिया 2 लाख, लेकिन बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया 20 लाख। एक जीरो फालतू डल गई। तो इन दोनों में से कौन सा अमाउंट माना जाएगा, ये वाला या ये वाला? तो इन दोनों में से अमाउंट माना जाएगा ये वाला, इन वर्ड्स वाला। देखते हैं। Where the amount is stated differently in figures or in words, if the amount undertaken or amount ordered to be paid is stated differently in figures or in words, फिगर में अलग लिखा हुआ है और वर्ड्स में अलग लिखा हुआ है, तो द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स, वर्ड्स में जो लिखा हुआ है शैल बी अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड। जो हमने वर्ड्स में लिखा है, वर्ड्स बोले तो जो हमने ये लिखा है 2 लाख ओनली, ये वाला, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, ना कि इसको। हालांकि आजकल बैंक वाले तो वो चेक एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है?
सेक्शन 19 क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड। A promissory note, a bills of exchange in which no time for payment is specified, and a check are payable on demand। मतलब कोई भी ऐसे promissory note होंगे, कोई भी bills of exchange होंगे, कोई भी चेक होंगे जो कि हम पेबल ऑन डिमांड, मतलब हम किसी की डिमांड पर इशू कर देंगे, तो वो हो गया पेबल ऑन डिमांड। अब ये पेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या हुआ? अब आपने कभी चेक देखा होगा तो उसके ऊपर डेट लिखी होती है, यहाँ पर डेट लिखी होती है। अब मान लो मैंने यहाँ पर डेट डाल दी 15 जुलाई, तो अब ये जो है 15 जुलाई से 3 महीने तक ही वैलिड है, और इस पीरियड तक ही इसकी पेमेंट हो पाएगी, उसके बाद अगर होगा तो एक्सपायर हो जाएगा। अब जैसे हम आते हैं प्रोमिसरी नोट पर, उस पर हम लिखते हैं कि इस डेट या उससे पहले हमें पेमेंट कर दी जाए, तो वो डेट आपकी लास्ट डेट है, उस डेट तक आपको पेमेंट करनी है, उस डेट तक उसने आपसे से डिमांड करी है कि आप पेमेंट करोगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? मतलब जो डेट स्पेसिफाइड है किसी भी प्रोमिसरी नोट पर, किसी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर, किसी भी चेक पर, तो वो क्या होगी? वो डेट होगी पेमेंट ऑफ डिमांड की, और वो इंस्ट्रूमेंट होंगे पेमेंट ऑफ डिमांड के ऊपर, जिसके ऊपर क्या है? स्पेसिफिकली डेट मेंशन है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं सेक्शन 20। अगर हम बात करें सेक्शन 20 की, इनकोहेट स्टैम्प इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर स्टैंप लगी है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, या जिसके ऊपर साइन वगैरह एक्यूरेट नहीं है, या जिसके ऊपर डेट एक्यूरेट नहीं है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर टू अनदर पर्सन अ पेपर स्टैम्प इन अकॉर्डेंस विद द लॉ related to negotiable instrument in force in India either wholly blank or having written thereon is an incomplete instrument, he thereby give prima facie authority to a holder thereof to make or complete as the case may be upon it negotiable instrument for any amount specified therein and not exceeding the amount covered under the stamp। मतलब ये हुआ, इसको एग्जांपल पे समझते हैं। ये हमारा चेक है। अब क्या हुआ? XYZ ने मेरे नाम पर चेक बनाया, उसने लिख दिया ये पेबल टू मनीष, जबकि मेरे अकाउंट में नाम था मनीष सोनी। जबकि मेरे अकाउंट में नाम था मनीष सोनी, लेकिन उसने चेक किसका बना दिया? मनीष के नाम का। ठीक है, अमाउंट भी डाल दी, डेट भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया। अब मैं गया, मैंने चेक ये मेरे उसमें मैं जमा करा दिया बैंक में, लेकिन ये चेक क्या हो गया? ये चेक क्लियर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब मेरे अकाउंट में नाम मनीष सोनी है और इसने क्या लिखा हुआ है? मनीष लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं किससे बात करूंगा? XYZ से। भाई तूने ये क्या किया है? तूने ये क्या कर दिया? जब मेरा नाम मनीष सोनी है तो तूने मनीष के नाम से क्या बना दिया? तो अब ये आदमी मेरे को अथॉरिटी देगा कि मैं इस चेक के ऊपर अपने नाम के आगे सोनी लिख सकता हूँ, और वो एक एप्लीकेशन देगा, जो एप्लीकेशन मैं बैंक में जमा करूंगा और इसके आगे मैं सोनी लिख दूंगा, और फिर से दोबारा बैंक में वो चेक जमा करवा दूंगा, तो ये बैंक में चेक जमा हो जाएगा। लेकिन मेरे को इसके लिए पहले इससे बात करनी पड़ेगी जिसने ये चेक इशू किया है, और वो मेरे को लिखित में अथॉरिटी देगा, और वो अथॉरिटी मैं अपने बैंक में जमा कराऊंगा, और साथ साथ इसके सामने सोनी लिख के भी जमा कराऊंगा। तब जाके मेरा वो पहले वाला चेक अब क्लियर होगा। यहाँ तक की बात समझ में आती है? द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लाइबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट। अथॉरिटी दी तो अब उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। इन द कैपेसिटी इन विच ही साइन द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन हुआ? मनीष हुआ, मेरे पास चेक है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन द होल्डर इन ड्यू कोर्स शैल रिकवर फ्रॉम द पर्सन डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट। मेरे अलावा XYZ से उस चेक की भरपाई कोई नहीं कर सकता।
एक्सीडिंग इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंटेंडिंग बाय हिम टू पे देयर अंडर, जितना अमाउंट है उस चेक में लिखा हुआ उतना ही तो लूंगा उससे मैं, एक्स्ट्रा तो ले नहीं सकता। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहता है एट साइट, ऑन प्रेजेंटमेंट और आफ्टर साइट, इन अ promissory note, in a bills of exchange, the expression at sight और ऑन प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड। मतलब जब आपसे डिमांड की जाएगी आप उसको इशू करेंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगी। आपने चेक बैंक में जमा कराया और आपकी पेमेंट आ गई, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी को दिया, आपकी पेमेंट मिल गई, मतलब जैसे आपने दिया आपको हाथों हाथ मिल गई। अब हालांकि चेक के केसेस में 2-3 दिन लग जाते हैं क्योंकि उनका प्रोसीजर है, लेकिन देने के साथ ही मिल जाती है, 2 दिन बाद मिलती है। तो वो हो गई एट साइड, आपने चेक जमा करवाया और आपको पेमेंट मिल गई, अच्छी बात है। एक्सप्रेशन आफ्टर साइड मीन्स promissory note after the presentment of for site and in bills of exchange after acceptance, nothing noting for non acceptance, protest of non acceptance। मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पहले आप जमा कराओगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि उसके बारे में लोगों से वो छानबीन करेगा कि भैया ये आदमी पैसे ले रहा है, क्या इसको पैसे दे दूं। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा देगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो पैसे मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने डिमांड करी, आपने इंस्ट्रूमेंट जमा किया और जब तक वो छानबीन पूरी नहीं होगी तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आती है। तो ये होता है एट साइड, आपने इंस्ट्रूमेंट जमा करा, आपको पैसे मिल गए, और आफ्टर साइड पैसे जमा कराए, छानबीन होगी तब पैसे मिलेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 22। अगर हम बात करें सेक्शन 22 की तो वो बात करता है मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी ऑफ अ promissory note, मैच्योरिटी ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू, जिस दिन उसकी आखिरी ड्यू डेट होगी। क्योंकि हम क्या लिखते हैं, पे ऑन और आफ्टर। मैंने जब आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखाया था, प्रॉमिसरी नोट दिखाया था, तो उसमें लिखा होता है पे ऑन और आफ्टर। मतलब अगर इसमें लिखा हुआ 15 जुलाई, तो 15 जुलाई हमारी लास्ट डेट ऑफ मैच्योरिटी है, डे ऑफ ग्रेस। एवरी promissory note, every bills of exchange which is not expressed to be payable on demand at sight or presentment is at maturity on third day after the day which expressed to be payable। अब कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर एट साइट या एट प्रेजेंटमेंट की बात हमें नहीं लिखी है, जो ऑन डिमांड नहीं है, तो उस केस में डेट क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या मानी जाएगी। उसमें लिखा है ना ऑन और आफ्टर 15 जुलाई, तो 15 जुलाई प्लस 3 दिन, मतलब 18 जुलाई, ये होगी इसकी डेट ऑफ पेमेंट। हमने आज डिस्कस किया सेक्शन 11 से लेकर 22 तक। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 23 से लेकर 40 तक। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे मंडे को सेम टाइम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।